हेलो स्टूडेंट्स, याद करें पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को शुरू किए थे और जिसमें हम लोग टर्मिनोलॉजी पे आए थे। और टर्मिनोलॉजी में सबसे फर्स्ट हम लोग जानने वाले हैं लीगेंड्स। ये लीगेंड्स क्या है तो हम बताए कि द मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन which have capacity to donate at least a lone pair of electron to central metal atom or ion is known as ligand. इसके बाद हम लोग जानेंगे कि on the basis of number of donor atoms, on the basis of number of donor atoms, ligands are of following types. और इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट हेडिंग किए थे यूनी और मोनोडिनेट लिगेंड। याद आ रहा है? तो आइए हम लोग लिखते हैं सबसे फर्स्ट में यूनी और मोनोडिनेट लिगेंड। जैसा कि आपको बता ही चुके हैं इससे पहले भी कि हम लिखते क्या हैं डिनेट, लेकिन इसे पढ़ेंगे क्या डिनेट। तो यूनी और मोनोडिनेट लिगेंड क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स। तो नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ कितना डोनर एटम होगा, केवल और केवल एक डोनर एटम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि लिगेंड्स हैविंग ओनली वन डोनर एटम आर नोन एज यूनी और मोनोडिनेट लिगेंड्स। जिसे हम क्या कहेंगे कि लिगेंड हैविंग वन डोनर एटम, ऐसा लिगेंड जिसमें एक डोनर एटम हो उसे ही हम क्या कहेंगे यूनी और मोनोडिनेट लिगेंड कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल की हम बात करें हेलाइड आयन X-, अगर किसी भी हेलोजन की आप बात करें तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। अब निगेटिव चार्ज है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मिसिस के पास क्या है तो टोटल 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन तो अब आप कहिएगा यहाँ तो 4 पेयर में है, ठीक। अरे भैया एक एटम तो मैक्सिमम एक ही पेयर डोनेट कर सकता है, जैसे ये एक पेयर डोनेट करेगा इस पे खुद क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये तो फिर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगेगा, यह तो डोनेट नहीं करेगा। डोनर एटम की संख्या के आधार पर होता है, ना कि हम क्या बताए हैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स के आधार पर। ये तो नहीं बताए, हम क्या बताए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स। लिगेंड्स जो है वो क्या है अनेक प्रकार के हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम जान रहे हैं यूनी और मोनोडिनेट लिगेंड, मींस लिगेंड हैविंग वन डोनर एटम। एज फॉर एग्जांपल हम देखते हैं हेलाइड आयन, हम बात करें हाइड्रोक्साइड आयन, हम बात करें न्यूट्रल की बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ क्या होता है ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होता है, लेकिन अब 2 लोन पेयर है उससे मतलब नहीं है, हम क्या बोले डोनर एटम तो एक ही है, 2 लोन पेयर है, क्या ये ऑक्सीजन 2 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे ही एक को डोनेट करेगा इस पे खुद क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तब तो फिर ये डोनेट नहीं कर सकता है। जिससे हम बात करें अमोनिया NH3 एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या हैं यूनी और मोनोडिनेट लिगेंड है, इस ऐसे लिगेंड हैं जिसमें एक डोनर एटम है। दूसरे की बात करते हैं बाय और डाइडिनेट, बाय और डाइडिनेट लिगेंड। नाम से यह स्पष्ट है, क्या हम बोलेंगे हम बोलेंगे लिगेंड हैविंग 2 डोनर एटम्स, लिगेंड हैविंग 2 डोनर एटम्स, 2 डोनर एटम्स। एज फॉर एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट देखते हैं इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन। और इसी को हम आयुपैक नेम में लिखें तो हम बोलेंगे इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, जिसका एब्रिविएटेड फॉर्म जनरली शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा EN, इथिलीन डायमीन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा जाएगा EN। आइए हम इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं CH2 NH2 CH2 NH2।
तो आप देखिए इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, यहाँ भी एक लोन पेयर, यह भी डोनेट करेगा और क्या होगा, यह भी डोनेट करेगा। तो कितना डोनर एटम हो गया, 2 डोनर एटम हो गया, इसलिए यह क्या है, तो बाय और डाइडिनेट लिगेंड है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट जिसके लिए एब्रिविएटेड फॉर्म लिखेंगे OX, ऑक्जेलेट आयन। याद कीजिएगा ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, H2C2O4, ऑक्जेलिक एसिड ये है COOH NCOOH, मींस H2C2O4, यही हमारा क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। इसका दोनों हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं C2O4 -2, तो ऑक्जेलेट आयन जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2O4 -2। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, क्योंकि हम इस साइड ले लें तो नीचे आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ O- और यहाँ भी क्या O-, एक हमारा यहाँ से डोनेट होगा और एक हमारा यहाँ से डोनेट होगा, ठीक। तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ कितना डोनर एटम है, 2 है, इसलिए यह क्या है, तो बाय और डाइडिनेट लिगेंड है। तीसरे में बात करें ग्लाइसिनेट आयन, ये कम से कम 3 नाम बिल्कुल हर हमेशा आपको याद होना चाहिए, इसके लिए एब्रिविएटेड फॉर्म लिखते हैं GLY, ग्लाइसिनेट आयन, जिसका हम स्ट्रक्चर बनाए, यह होता है CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O, जिस यहाँ एक डोनर एटम नाइट्रोजन है और एक डोनर एटम क्या है, ऑक्सीजन है। तो आप क्या देख रहे हैं, इन सारे के सारे लिगेंड्स में 2 डोनर एटम हैं, और जब इन सारे के सारे लिगेंड्स में 2 डोनर एटम हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, बाय और डाइडिनेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। यह हमारा बाय और डाइडिनेट, वो ज्यादा नीचे नहीं लिखे, नहीं तो नहीं आ रहा है, हम इसी को देखना चाह रहे थे। चलिए हम ग्लाइसिनेट वाले को मिटा के ऊपर लिख देते हैं, ग्लाइसिनेट वाले को मिटा के हम ऊपर लिख देते हैं, ये 2 लिखे, इसे हम मिटा के ऊपर लिख देते हैं, और यहीं तक लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे। आइए ध्यान दें, हम तीसरा नाम जो लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, ग्लाइसिनेट आयन, इसके लिए एब्रिविएटेड फॉर्म क्या लिखते हैं, GLY, ग्लाइसिनेट आयन। ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O, एक यहाँ से डोनर एटम और एक यहाँ से डोनर एटम, इसमें कितने डोनर एटम हो गए, 2। ये सारे के सारे क्या हैं, बाय और डाइडिनेट लिगेंड्स के एग्जांपल हैं, बाय और डाइडिनेट लिगेंड्स के एग्जांपल हैं। जल्दी से इसे नोट करें। सिमिलरली इसी ढंग से अब हम बात करेंगे ट्राइडिनेट लिगेंड, नाम से ही स्पष्ट है, ट्राइडिनेट मींस क्या होना चाहिए, तो वहां 3 डोनर एटम्स की बात होनी चाहिए। हम तीसरे में बात करते हैं ट्राइडिनेट लिगेंड, ट्राइडिनेट लिगेंड मेनली हमें मोनो और डाइडिनेट की ही आवश्यकता होती है, मोनो और बाइडिनेट और डाइडिनेट की ही आवश्यकता होती है, और एक हेक्साडिनेट की आवश्यकता होगी। यहाँ हम आपको सब ट्राइडिनेट, टेट्रा, पेंटा ये सब भी होता है, तो एक एक सबका एग्जांपल बता देते हैं। ट्राइडिनेट लिगेंड सब लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, विथ 3 डोनर एटम्स, विथ 3 डोनर एटम्स। एज फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है डाइइथिलीन, डाइइथिलीन ट्राइएमीन, एब्रिविएटेड फॉर्म लिखते हैं DIEN, DIEN, डाइइथिलीन ट्राइएमीन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए हम स्ट्रक्चर क्या लिखते हैं, CH2 CH2 NH2 NH CH2 CH2 NH2। तो देखिए क्या है, डाइइथिलीन ट्राइएमीन, यहाँ 3 बार एमीन ग्रुप है, 3 बार एमीन ग्रुप है ना।
ठीक, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ट्राइडेनेट लिगेंड का एग्जांपल है विथ 3 डोनर एटम, विथ 3 डोनर एटम। इसी ढंग से फिर टेट्राडेनेट की बात करते हैं, जल्दी से लिखिए आप यहां तक की बातों को। नेक्स्ट हम जानते हैं टेट्राडेनेट लिगेंड। जैसे वहां ट्राइडेनेट था तो हम क्या बोले 3, टेट्राडेनेट है तो क्या बोलेंगे 4, मिस क्या हो जाएगा विथ 4 डोनर एटम्स, जिसका एक एग्जांपल हम लिखते हैं ट्राइथिलीन टेट्राएमीन, ट्राइथिलीन टेट्राएमीन, ट्राइथिलीन टेट्राएमीन, TRIEN, ट्राइथिलीन टेट्राएमीन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर होगा CH2 CH2 NH NH CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2। तो देखिए एक डोनर एटम हमारा यहाँ है, एक 2, ये 3 और एक 4, मींस एक डोनर एटम यह हो गया, एक डोनर एटम यह हो गया, एक डोनर एटम यह हो गया और एक डोनर एटम यह हो गया। तो टोटल कितना डोनर एटम है 4 है। तो यह हमारा क्या हो गया टेट्राडेनेट लिगेंड हो गया, टेट्राडेनेट लिगेंड हो गया। सिमिलरली इसी ढंग से पेंटाडेनेट लिगेंड की बात करें, पेंटाडेनेट लिगेंड, पेंटाडेनेट लिगेंड मींस क्या हो जाएगा, तो यहाँ 5 डोनर एटम हो जाएगा विथ 5 डोनर एटम्स, जिसका एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन ट्राइएसीटेट आयन, ट्राइएसीटेट आयन, जिसका एब्रिविएटेड फॉर्म हम लिखते हैं EDTA3-, EDTA3-। देखिए हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इथिलीन डायमीन, जरा ध्यान से देखिएगा, इथिलीन डायमीन की बात करेंगे तो अभी लिखे इथिलीन डायमीन हम क्या कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा इथिलीन डायमीन हो जाएगा ना। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं, नाम क्या है इथिलीन डायमीन ट्राइएसीटेट आयन। एसीटेट आयन क्या होता है, एसिटिक एसिड यह होता है CH3COOH, यह होता है एसिटिक एसिड, इससे हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो यह क्या हो गया एसीटेट आयन। अब यहाँ का एक हाइड्रोजन हटाते हैं और इसे जोड़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को हटाएंगे CH2 और H लिख सकते थे, इस H को हटाएंगे तो बॉन्ड फ्री होगा और वहां से जुड़ जाएगा। इस यहाँ जो 2 हाइड्रोजन है दोनों के दोनों हाइड्रोजन को हटाते हैं और 2 एसीटेट ग्रुप लाते हैं CH2 COO-, CH2 COO-। यहाँ भी क्या करते हैं 2 जो है इसमें तो एक हाइड्रोजन ही रहने दें, एक आपका क्या हो जाएगा CH2 COO-। यही हमारा क्या हो गया EDTA3-, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन। एक यहाँ से एक यहाँ से 2 हो गया, 3 4 5, जिसमें डोनर एटम्स की संख्या कितनी हो गई 5 हो गई। तो यह हमारा क्या है पेंटाडेनेट लिगेंड है। सेम इसी ढंग का हेक्साडेनेट आएगा और हेक्साडेनेट में बस एक ही चेंज होगा, जहां आप देख रहे हैं कि यहाँ जो नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको भी गायब कर दें।
मिस वो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटाइन, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटाइन, मिस ये हो जाएगा EDTA4 माइनस, EDTA4 माइनस। नेक्स्ट में हम देखते हैं तो क्या बोलेंगे, हेक्साडीनेट लिगेंड, हेक्सा, हाँ हेक्सा से अधिक लिगेंड नहीं होता है, हेक्साडीनेट लिगेंड, तो हम कहते हैं विथ 6 डोनर एटम्स, 6 डोनर एटम्स, ये 6 डोनर एटम्स हो जाएगा, जिसके एग्जाम्पल की हम बात करें, जिसका एग्जाम्पल है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट, एसीटेट आयन, मिस यह हमारा शॉर्ट फॉर्म लिखाएगा EDTA4 माइनस, वहां 3 माइनस है, यहाँ क्या हो गया 4 माइनस, बस एक ही चेंज है, ध्यान देंगे। अगर EDTA3 माइनस है तो वो हमारा पेंटाडीनेट लिगेंड है, जबकि EDTA4 माइनस है तो ये हमारा क्या है, हेक्साडीनेट लिगेंड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेक्साडीनेट लिगेंड है। आपके एनसीईआरटी वगैरह में तो क्या यूनी और मोनोडीनेट, बाइडीनेट, और उसके बाद डायरेक्ट हेक्साडीनेट का एग्जांपल दिया होगा, ट्राइडीनेट, टेट्रा, पेंटा, ये सब एग्जांपल नहीं दिया होगा। हम क्या बोले कि मोनोडीनेट, इसके बाद डाइडीनेट और हेक्साडीनेट, यही सब बार बार यूज होना होता है। हम एक एक एग्जांपल सबका ट्राइडीनेट, टेट्राडीनेट, पेंटाडीनेट का भी जानते चले आए। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आप स्ट्रक्चर बिल्कुल बना सकते हैं, क्या हो जाएगा CH2N, यहाँ भी क्या हो जाएगा CH2N, होता NH2, सब हाइड्रोजन को हटा दीजिए और 4 क्या करें एसीटेट ग्रुप को जोड़ दीजिए, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, यह भी क्या हो जाएगा CH2COO माइनस, और यह भी क्या हो जाएगा CH2COO माइनस। इट मींस देखिए एक डोनर एटम यह है, एक डोनर एटम यह है, एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, और एक यह हो गया, क्वाड्रेंट मोड बनेगा। क्वाड्रेंट मोड को हम एरो के द्वारा दर्शाते हैं, तो ये क्वाड्रेंट मोड बनेगा। इट मींस क्या देख रहे हैं, यहाँ 6 डोनर एटम्स हैं, इसलिए यह लिगेंड क्या है, हेक्साडीनेट लिगेंड है। तो ध्यान से सुनेंगे, हम क्या बताए लिगेंड्स, लिगेंड क्या है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन which can donate at least a lone pair of electron to central matter atom or ion। अब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स, ये नहीं बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स लिगेंड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो सबसे फर्स्ट में देखिए यूनी और मोनोडीनेट, जहां एक डोनर एटम हो, दूसरे में देखिए बाय और डाइडीनेट, जहां 2 डोनर एटम हो, बाय और डाइडीनेट में 3 नाम ही लिखे होंगे, तीनों का तीनों नाम हमेशा आपको याद होना चाहिए स्ट्रक्चर के साथ। फर्स्ट नाम क्या लिखे, इथिलीन डायमीन, जिसका एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है EN। दूसरा नाम क्या लिए थे, ऑक्जेलेट आयन, जिसका एब्रिविएटेड फॉर्म क्या लिखते हैं OX। और तीसरा क्या था, ग्लाइसिनेट, जिसका एब्रिविएटेड फॉर्म क्या होता है GLY। इसके बाद हम लोग बात किए ट्राइडीनेट लिगेंड, जहां 3 डोनर एटम हो, टेट्राडीनेट लिगेंड, जहां 4 डोनर एटम हो, पेंटाडीनेट लिगेंड, जहां 5 डोनर एटम हो, और हेक्साडीनेट लिगेंड, जहां 6 डोनर एटम्स हो। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है 6 डोनर एटम्स है। और एक बात और भी बोले कि EDTA3 माइनस है, तो ये पेंटाडीनेट लिगेंड है, जबकि EDTA4 माइनस है, तो ये हमारा क्या है हेक्साडीनेट लिगेंड है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत बिल्कुल जल्दी से इसे नोट कर लें। एक कॉमन सा टर्म आता है पॉलीडीनेट लिगेंड। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है पॉलीडीनेट लिगेंड। मिस आप क्या कर सकते हैं, लिगेंड्स
हैविंग टू और मोर डोनर एटम्स, ऐसे लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक डोनर एटम्स हों आर कलेक्टिवली नोन एज पॉलीडिनेट लिगेंड। उसे ही हम क्या कहेंगे? पॉलीडिनेट लिगेंड कहेंगे। तो हम कहते हैं लिगेंड हैविंग टू और मोर donor atoms is collectively known as, एक साथ उसे हम क्या कहेंगे? is collectively known as पॉलीडिनेट लिगेंड। इसे हम क्या कहेंगे? पॉलीडिनेट लिगेंड कहेंगे। आइए इसके नीचे जो अभी हम टर्म लिखने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होगा और ये बार बार इतनी बार सभी एग्जाम्स में पूछा गया है जिसका कोई वर्णन नहीं है, और ये आपके ऑर्गेनिक में भी देखेंगे फर्स्ट चैप्टर से ही आना शुरू करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होगा। जैसे अब कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की, हम बात करते हैं हैलाइड आयन की, या हम बात करते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल की, ये भी तो इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक, तो अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है तो अब ये तीन ढंग से एक्ट कर सकता है। अब यह क्या हो सकता है? तीन ढंग से एक्ट कर सकता है। किस केस में हम क्या बोलेंगे जरा एक मिनट ध्यान देंगे। अगर यह क्या करेगा? OH माइनस जैसे है, अगर ये क्या किया? प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर इस OH माइनस का अटैक कार्बन पे होता, जिसे हमारा RH एल्काइल हैलाइड होता है, जब इसे हम क्या करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ क्या होगा? ये OH इस पे अटैक करेगा और X को हटाएगा और फाइनली बन जाता है ROH, अल्कोहल। हेलो एल्केन से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब ये कार्बन पर अटैक किया तो इस केस में यह क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। इस केस में यह न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। और तीसरा, जब ये क्या होगा कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम और आयन से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा डायरेक्टली जुड़ रहा है, तो इस केस में इसे हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। क्योंकि तीनों के तीनों केस में बातें सेम ही है कि यह इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। तो अब वहां ऑर्गेनिक में जब होता है तो वहां बोला जाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। वहां क्या बोला जाता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे आप हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स ही पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर ही, और वहां ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जब हम क्या करते हैं हेलो एल्केन को, जरा ध्यान सुनेंगे, जब हम हेलो एल्केन को क्या करते हैं कि एल्कोहलिक केशियन से और दूसरे केस में एल्कोहलिक एजिशियन से रिएक्ट कराते हैं। जब हम इसे एल्कोहलिक केशियन से रिएक्ट कराते हैं तो इस केस में बनता है एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड मींस नाइट्राइल बनता है मेजर प्रोडक्ट के रूप में। जबकि जब हम इसे क्या करते हैं एजिशियन, एल्कोहलिक एजिशियन से रिएक्ट कराएंगे तो इस केस में क्या बनाएगा? एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा मेजर प्रोडक्ट के रूप में। यहाँ बना साइनाइड, जबकि यहाँ क्या बना? आइसोसाइनाइड बन गया। देखिए दोनों केस में बातें अलग हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो Cn माइनस है ये एक्ट कर सकता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इसका क्या मीनिंग हुआ कि इसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। जैसे कि अगर हम बात करें OH माइनस की बात करें, हम बात करें OH माइनस की, या हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल की, इसमें बिल्कुल और बिल्कुल क्या है? केवल और केवल ऑक्सीजन ही डोनेट कर सकता है, कभी हाइड्रोजन नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ क्या है? बिल्कुल ऑक्सीजन कर सकता है, कभी हाइड्रोजन नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ जो Cn माइनस है तो इसमें कार्बन भी डोनेट, क्योंकि कार्बन पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है और नाइट्रोजन पे क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो अब कार्बन भी डोनेट कर सकता है या नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। अगर कार्बन डोनेट किया तो वो साइनाइड का केस है, और अगर नाइट्रोजन किया तो वो आइसोसाइनाइड का केस है। वही बात यहाँ होगी, और वहां हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक में उसे न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलेंगे।
आप जैसे ही देखेंगे हेलो एल्केन्स पढ़ना शुरू करेंगे, वहां अगर आप देखें तो एग्जाम्पल 10.5 आपका यही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 10.5 आपका यही क्वेश्चन ही है। ठीक, अगर फिर एक्सरसाइज की बात करेंगे तो एक्सरसाइज 10.8 में यही क्वेश्चन है कि आप एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से क्या समझते हैं और उसे एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल विद सुटेबल एग्जांपल। और पांचवा 10.5 एग्जांपल में जो क्वेश्चन है कि जब हम हेलो एल्केन को क्या करते हैं, एल्कोहलिक कैल्शियम से रिएक्ट कराते हैं तो एल्काइल साइनाइड बनाता है, जबकि हम क्या करते हैं एल्कोहलिक एजिशियम से रिएक्ट कराते हैं तो एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। क्यों? तो हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की बात है, वही हम लोग एम्बिडेंट लिगेंड की बात करने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिए। एम्बीडिनेट लिगेंड, एम्बीडिनेट लिगेंड। कुछ एम्बी का अर्थ क्या होता है बोथ, और डिनेट का अर्थ डोनेटिंग कैरेक्टर। मींस कुछ ऐसे यूनिडिनेट लिगेंड हैं, यूनिडिनेट लिगेंड है तो क्या होना चाहिए, उसमें एक ही डोनर एटम होना चाहिए, लेकिन वास्तव में आप देखेंगे तो वहां दो डोनर एटम है। जब आप बोलेंगे कि सर जब दो डोनर एटम है तब तो इसे हमें क्या कहना चाहिए, बाय और डाइडिनेट कहना चाहिए, लेकिन इसे हम एम्बीडिनेट क्यों कहेंगे? जरा एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा जो बाइडिनेट लिगेंड है, इसमें दो डोनर एटम है इथिलीन डायमीन में, तो यहां दोनों का दोनों डोनर एटम एक साथ डोनेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का दोनों डोनर एटम एक साथ डोनेट कर सकता है। अब जैसे हम NH3 की बात करते हैं, ये मोनोडिनेट है, यहाँ एक ही है तो एक ही ना डोनेट करेगा, दो तो कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन एम्बीडिनेट लिगेंड में क्या होगा कि कुछ ऐसे यूनिडिनेट लिगेंड हैं जिसमें दो डोनर एटम है। याद कीजिए एम्फीबियस, एम्फी का एम्फी का अर्थ क्या होता है बोथ, इयोस का अर्थ क्या होता है हैबिटेट। तो जो जल और थल दोनों में रह सकता है उसे हम क्या कहते हैं एम्फीबियस कहते हैं। लेकिन ये एक समय में तो कहीं एक ही जगह न रह सकता है कि एक ही समय में दोनों जगह रह सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। पार्टिकल जो है, कोई भी पार्टिकल किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक ही जगह हो सकता है, वेव ना दो जगह हो सकता है भैया, पार्टिकल तो कहीं भी दो जगह नहीं हो सकता है। तो उसी ढंग से इसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसे यूनिडिनेट लिगेंड है जिसमें दो डोनर एटम है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक ही एटम एक्ट कर सकता है डोनर एटम की तरह। तो इस प्रकार के लिगेंड को हम क्या कहते हैं, एम्बीडिनेट लिगेंड कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन एग्जांपल यहां लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तीनों होगा। some unidenate ligands have two donor atoms, but at a particular time only one atom can act as donor atom. Such type of ligands are known as एम्बीडिनेट लिगेंड्स। एम्बीडिनेट लिगेंड्स एज फॉर एग्जांपल की बात करते हैं। अब देखिए इस केस में देखिए कार्बन Cn माइनस है, यहां डोनेशन किससे हुआ है, कार्बन से हुआ है। मिसिया क्या है तो साइनो है, साइनाइडाइन है, लिगेंड के फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे साइनो, और दूसरा होगा MnC, तो इसे लिखेंगे आइसोसाइनो। या फिर हम क्या करेंगे दोनों के केस में साइनो ही नाम लिखेंगे और क्या करेंगे उसके बाद पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को दर्शा देंगे। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसके लिए लिखेंगे साइनो C
और दूसरे के लिए लिखेंगे साइनो एन, साइनो एन। सिमिलरली अगर हम बात करें एम एस सी एन एंड एम एन सी एस, ये देखिए एस सी एन माइनस, ये हमारा है थायोसाइनेटो और यह होता है आइसोथायोसाइनेटो। या हम क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे थायोसाइनेटो एस और इसे क्या बोलेंगे थायोसाइनेटो एन। तो हम क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे थायोसाइनेटो और इसे क्या बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। एक को बोले थायोसाइनेटो, दूसरे को क्या बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। या फिर हम क्या करेंगे, दोनों के लिए थायोसाइनेटो ही लिखेंगे, एक में लिखेंगे थायोसाइनेटो एस, दूसरे में लिखेंगे थायोसाइनेटो एन। तो हम क्या लिखते हैं इसमें थायोसाइनेटो एस और दूसरे में क्या लिखेंगे थायोसाइनेटो एन, थायोसाइनेटो एन। एक एग्जांपल और भी लिखें, एम NO2 माइनस में भी इसी ढंग की बात होती है। यहाँ भी डोनेशन नाइट्रोजन से भी हो सकता है या फिर ऑक्सीजन से भी हो सकता है। नाइट्रोजन से होता है तो हम बोलते हैं नाइट्रो, ऑक्सीजन से होता है तो हम बोलते हैं नाइट्राइटो। या फिर हम क्या कहेंगे, दोनों के दोनों केस में नाइट्राइटो ही बोलेंगे, एक में बोलेंगे नाइट्राइटो एन और दूसरे में बोलेंगे नाइट्राइटो ओ। एंड MONO, इसे हम क्या बोलेंगे नाइट्राइटो एन और दूसरे को क्या बोल सकते हैं नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ। तो चलिए इसे जल्दी से आप नोट कर लें। हो गया। इसके आगे टर्मिनोलॉजी में ये लिगेंड से संबंधित कुछ बातें जो हम लोग जान रहे थे वो हो चुका है। इसमें एक ढंग का टर्म और भी आता है कीलेटिंग लिगेंड, एक ढंग का टर्म और भी आता है कीलेटिंग लिगेंड, लेकिन उसे यहाँ ना बता के हमें बताना है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में, और वहां हम बात करेंगे कीलेट इफेक्ट, कीलेट इफेक्ट, और वहां लिखेंगे द इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कीलेटिंग लिगेंड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कीलेटिंग लिगेंड इज नोन एज कीलेट इफेक्ट। ये कीलेटिंग लिगेंड क्या है नहीं है वहां हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ नहीं है, बस क्या होता है कि जब कोई पॉलीडिनेट लिगेंड है ना, जैसे एक मिनट समझ लें कि आपके पास 500 रुपया है तो जरूरी नहीं है कि आप पांचों का 500 रुपया एक बार में ही खर्च कर दें, ठीक। या 5 सिक्का है तो जरूरी नहीं कि आप पांचों का 500 सिक्का ही खर्च कर दें, एक ही सिक्का खर्च कर सकते हैं, 2 ही खर्च कर सकते हैं, 3 ही कर सकते हैं, 4 5 मैक्सिमम 5 कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर किसी के पास एक ही है तो वो चाहकर भी 5 नहीं कर सकता, वो तो एक ही कर सकता है ना, हम क्योंकि वो फ्रैक्शन में खर्च करने उड़ने की बात नहीं हो रही है। तो अब क्या है कि जब कोई पॉलीडिनेट लिगेंड है, मिस जहां क्या 2 या 2 से अधिक डोनर एटम्स हैं, तो जरूरी नहीं है उसमें फ्लेक्सीडिनेट कैरेक्टर होता है, जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा जो भी डोनर एटम्स है सारे के सारे डोनर एटम्स के द्वारा किसी सेंट्रल मैटर एटम और आयन को एक साथ कोऑर्डिनेट कर ही दे। जब वो क्या करे कि 2 या 2 से अधिक कोई पॉलीडिनेट लिगेंड 2 या 2 से अधिक डोनर एटम्स के द्वारा किसी सेंट्रल मेटल एटम या आयन को कोऑर्डिनेट करता है तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस रिंग को हम कहते हैं कीलेट रिंग, और इस प्रकार के लिगेंड को ही कहते हैं कीलेटिंग लिगेंड। और ये कीलेटिंग लिगेंड क्या है, ये फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू यूनी और मोनोडिनेट लिगेंड। चलिए यहाँ लिख ही लेते हैं, जब बता ही दिए तो छोड़ने से क्या फायदा है, हम वहां पे लिखा दें तो कहीं छूट ना जाए। कीलेटिंग लिगेंड, कीलेटिंग नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है कीलेटिंग लिगेंड। तो हम क्या कहते हैं, जब कोई डाई और पॉलीडिनेट लिगेंड, जब कोई डाई और पॉलीडिनेट लिगेंड
मोर देन वन डोनर साइट्स के द्वारा किसी सेंट्रल मेटल एटम या आयन को साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट करता है तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कीलेट रिंग कहते हैं। और इस प्रकार के लिगेंड को हम क्या कहते हैं, कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। तो आइए कीलेटिंग लिगेंड में हम लिखते हैं व्हेन ए polydinate ligand simultaneously when a polydinate ligand simultaneously coordinate to a metal atom or ion through more than one donor sites, then a ring-like structure forms. This structure is known as kelet. This structure is known as kelet ring, and this type of ligand is known as chelating ligand। हम क्या कहें कि when a bi or polydinate करते हैं, when a bi or polydinate ligand simultaneously coordinate to a metal atom or ion through more than one donor atoms, then a ring-like structure forms. This structure is known as kelet ring, and this type of ligand is known as chelating ligand। इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं chelating ligand forms more stable complex as compared to uni or monodinate ligand, as for example हम देखते हैं कि the complex of Cu+2 with En is an example of chelating ligand। कैसे, जरा एक मिनट ध्यान दें। ये Cu+2 है, सेंट्रल एटम में क्या है, कॉपर है। अब देखिए इससे क्या हो रहा है कि दो En ग्रुप आपस में जुड़ रहा है, CH2 NH2 CH2 NH2। CH2 NH2। बस हम ऐसे जो लिखे हैं वो डोनर एटम से दर्शाने के लिए, और कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, कॉपर+2 है। अब जैसे यही क्या होता कि Cu है, यहाँ देख रहे हैं कि 4 अमोनिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 पूरा होना है। अभी आप कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह नहीं जाने हैं, आगे जान लेंगे अभी। अब देखिए
देखे थे ना ये CuNH3 तो ये इसके और इसके बीच तो आयनिक बॉन्ड है, ये तो SO4 - 2 और ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 2 प्लस। तो यहाँ देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो 4 बना हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना। यहाँ रिंग लाइक स्ट्रक्चर कहाँ बना, ये और ये आपस में तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए ये और ये भी आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। क्या हो गया, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कीलेट रिंग कहते हैं। और इस प्रकार के लिगेंड को हम क्या कहते हैं, कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। इस प्रकार के लिगेंड को क्या कहते हैं, कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। वही लिखे, द कॉम्प्लेक्स ऑफ Cu+2 with En is an example of chelate, is an example of chelate। कीलेट का एग्जांपल है, और ये लिगेंड हमारा क्या है, कीलेटिंग लिगेंड कहला जाएगा। ओके, जो ये ऐसे भी फालतू ही टर्म है, सिर्फ ये जानना है कि कीलेटिंग विद पॉलीडेनेट लिगेंड जो है वो कीलेटिंग लिगेंड के रूप में काम कर सकता है। और जब क्या होता है कि मोनोडिनेट लिगेंड की बात करें और दूसरी जगह कीलेटिंग लिगेंड की बात करें, तो कीलेटिंग लिगेंड जो होगा वो मोनोडिनेट लिगेंड के कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में क्या करेगा, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। जैसा कि ये एग्जांपल स्टेबिलिटी वाले को देखेंगे, और आपके बुक में एनसीईआरटी में सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ और वहां यही एग्जांपल है जहां हम आपको बताएंगे कि ये देखिए कीलेटिंग है, इसका इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट हम जाने कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर और क्वांटर आयन, और क्वांटर आयन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं, और लिखा गया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड आयोनाइजेशन स्फीयर और क्वांटर आयन। जरा एक मिनट ध्यान दें, कोई भी आप कॉम्प्लेक्स को जरा ध्यान से देखिए। हम जैसे दो चार एग्जांपल लिखे भी थे, हम पहले उसी दो एग्जांपल को लाते भी हैं जिसकी चर्चा हम इससे पहले ठीक सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर से ही करना शुरू किए हैं। K4FeCN6, दूसरा हम करते हैं CrNH3 H2O2 Br2 NiCO4 या हम फिर लेते हैं कुछ भी ले लें, ठीक। तो आप देखिए इन सभी केस में आप क्या देख रहे हैं, तो इसके केस में आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है। यहाँ कॉपर हमारा +2 में है, यहाँ आयरन हमारा +2 में है, यहाँ क्रोमियम हमारा +3 में है, यहाँ निकेल हमारा क्या है 0 में है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन विथ लिगेंड्स, जो इनके साथ लिगेंड जो इनसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जिस पूरे के पूरे पोर्शन को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दर्शाते हैं। जिस पूरे के पूरे पोर्शन को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दर्शाते हैं, उसे ही हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर
और कोऑर्डिनेशन इंटिटी कहते हैं। और इसके बाहर यदि कोई आयन प्रेजेंट हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, इसे यहाँ देखिए कुछ नहीं है। अगर कोई आयन प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर और क्वांटम आयन कहेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर और क्वांटम आयन कहेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें लिखते हैं कि द सेंट्रल मेटल एटम, द सेंट्रल मेटल एटम or ion with ligands which is indicated inside the square bracket, inside the square bracket is known as coordination sphere or entity, and any ion if present outside the coordination sphere is known as ionization sphere और क्वांटम आयन। हम क्या बोले, हम बोल रहे हैं कि द सेंट्रल मेटल एटम और आयन with ligands which is indicated inside the square bracket, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दर्शाते हैं, is known as coordination sphere or entity, and any ion if present outside the coordination sphere is known as ionization sphere or quantum ion। आइए जैसे हम कुछ कॉम्प्लेक्स अभी एग्जाम्पल लिखते हैं, इस तरफ कॉम्प्लेक्स लिखते हैं और उससे हम ब्रेक करके क्वांटम आयन और आयन क्वांटम ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और दूसरा आयोनाइजेशन स्फीयर और क्वांटम आयन को दर्शाने की बात करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स, सबसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो देख रहे हैं CuNH3 दूसरे में बात करते हैं K4FeCN6, तीसरे में देखते हैं क्रोमियम NH3 ऐसे हमें ऐसा नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, वो अभी हम नहीं बता रहे, चलिए सही ढंग से ही लिखें। NH3 अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना चाहिए, आगे उसे बताएंगे, तो क्यों ना हम शुरू से ही अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करें। COEN2 Cl2 NO3 हम देखते हैं FeCO5। जरा एक मिनट ध्यान से देखिएगा, कार्बन बड़ा ऑक्सीजन छोटा, ये हमारा कोबाल्ट है, और यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, मैचिंग साइज का है, ये कोबाल्ट नहीं है, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसलिए लिगेंड है। जबकि यहाँ ये क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन है। तो अब आइए इसमें हम देखें, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, जब इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा, ब्रेक करेगा, और इसके ब्रेक करने से, एक मोल के ब्रेक करने से कितना मोल आयन मिलेगा, तो देखिए
ये मिलेगा CuNH3 होल 4 और एक क्या SO4 -2। ये -2 होगा, ये क्या होगा +2 होगा, लेकिन हम क्या बोले कॉम्प्लेक्स में आप +2 नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा 2+। यहाँ भी आप 2- लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आप -2 भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आप क्या करेंगे +2 नहीं लिखेंगे, यहाँ 2+ लिखिएगा। पहले नंबर को लिखिए, बाद में साइन को लिखिए। आईयूपैक का यही रिकमेंडेशन कहता है कॉम्प्लेक्स के केस में। किस केस में आते हैं, ये तो हमारा बाहर वाला है, क्या देगा 4 मोल K+ देगा, ये 4+ है तो इस पे क्या आ जाएगा 4-, ये पूरा का पूरा 1 रह जाएगा, FeCN होल 6 4-, इससे 1 मोल के ब्रेक करने से टोटल कितना मोल आयन मिला था, यहाँ 2 मोल आयन मिल रहा था, इसके 1 मोल के ब्रेक करने से टोटल कितना मोल आयन मिल रहा है 5 मोल आयन मिल रहा है। अब जैसे यही सारा का सारा कॉम्प्लेक्स देता और आपको कहता है कि बताइए इनमें से किस कॉम्प्लेक्स के डिसोसिएशन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड होगा, तो आप क्या देखेंगे इसमें कोई आयन मिलेगा ही नहीं, इसमें 2 मिलेगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई मिला ही नहीं, इसमें 1 1 2, इसमें भी 2 ही हो जाएगा, इसमें 4 होगा और इसमें क्या हो जाएगा 5, तो मैक्सिमम ये मिलेगा। अगर मान लिया जाए यही बोले कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, तो आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ जो होगा वो आयंस के कारण होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात होगी, और जिसमें आयंस की संख्या ज्यादा होगी वहां कंडक्टिविटी क्या होगी ज्यादा होगी, तो जैसे जैसे आयंस की संख्या बढ़ती जाएगी कंडक्टिविटी भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यहां देखिए तो ये ब्रेक करेगा क्या, क्रोमियम H2O होल 3 NH3 होल 3 Cl, ये क्या हो जाएगा 3+ और ये क्या होगा 3Cl-, 3Cl-। आइए इसके बाद हम देखें, इसकी बात करते हैं तो क्या देखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा COEN होल 2 Cl2, ये हमारा NO3-, तो इस पे क्या हो जाएगा प्लस, इस पे क्या हो जाएगा प्लस, जबकि ये तो ब्रेक करेगा ही नहीं, ये क्या होगा FeCO होल 5, ये तो बिल्कुल मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही होगा, इसके एक्वा सॉल्यूशन से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो अब आप देखिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स था, ये हमारा क्या है CS कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जबकि ये हमारा क्या है IS आयोनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन, आयोनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन। क्लियर है। आइए इसके नीचे हेडिंग कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जहां से हम लोग कल पढ़ेंगे। सिर्फ अभी आप इसे पढ़ते जाएंगे, रखने की आवश्यकता नहीं है, 2 दिन के अंदर फिर सारी की सारी बातें कि अभी आपको जरूर लग रहा होगा कि अरे ये क्या क्या आता जा रहा है भाई, ये तो परेशान करेगा, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। और देखिएगा जैसे ही नोमेनक्लेचर तक में चलेंगे फिर लगेगा अरे ये तो कुछ है ही नहीं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आज यहीं तक करते हैं, इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।